वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का साइंस का वीडियो। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में निम्नलिखित की भूमिका का वर्णन कीजिए। शुक्राशय और प्रोटेस ग्रंथि का। शुक्राशय और प्रोटेस ग्रंथि नर जनन तंत्र में उपस्थित होते हैं। शुक्राशय और प्रोटेस ग्रंथि अपने स्राव को शुक्रवाहक में डालती हैं जो वृषणों से शुक्राणुओं को लाते हैं। शुक्राशयों और प्रोटेस ग्रंथि के स्राव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं और उनके आगे अभिगमन को भी आसान बनाते हैं। निम्नलिखित पदों को समझाइए। रोपण और प्लेसेंटा। एक तो ये प्रश्न है। फिर है यहाँ पे मानव सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है। तो रोपण पढ़ लेते हैं पहले। रोपण भ्रूण अपने पोषण तथा श्वसन के लिए गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ जाता है और इस प्रक्रिया को रोपण कहते हैं। प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसके द्वारा भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से जुड़ता है। इसी के द्वारा भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से अपना पोषण तथा श्वसन करता है। मानव सगर्भता की औसत अवधि लगभग 270 से 280 दिन की होती है, यानी 9 महीने। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्वयं परागण और पर परागण में क्या अंतर है। कोई 4 अंतर लिखो। स्वयं परागण जिसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और पर परागण जिसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। पर परागण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। पराग कणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है और पराग कणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते और इस प्रक्रिया में उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। इस क्रिया से नई जातियां उत्पन्न नहीं होती और इस प्रक्रिया से नई जातियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अगला है परागण क्या है और परागण किस प्रकार होता है। पुंकेसर पुष्प में नर जनन अंग होता है। पुंकेसर के पराग कोश में पराग कण होते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। अंडप पुष्प में मादा जनन अंग होता है। अंडप के अंडाशय में बीजांड होते हैं जिनमें मादा युग्मक होते हैं। पुंकेसर के पराग कोश से अंडप में वर्तिकाग्र को पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। निषेचन के उद्देश्य से होता है ये। तो परागण कीटों जैसे मधुमक्खियों और तितलियों, पक्षियों, पवन और जल द्वारा भी किया जाता है। अगला है परागण की प्रक्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परागण पुष्प के पुंकेसर में परागकोश से उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प में अंडप के वर्तिकाग्र को पराग कणों का स्थानांतरण होता है। दूसरी ओर निषेचन होता है जब पराग कण में उपस्थित नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक या अंड के साथ संयुक्त होकर युग्मनज बन जाता है, ठीक है। बस स्थानांतरण को परागण कहते हैं और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं, जिसके बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पैबंद लगाना और गोटी बांधने में क्या अंतर है। कलम को भूमि में नहीं लगाते बल्कि उसी जाति के अन्य पौधों पर रोपित करते हैं, इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। और स्कंद के ऊपर ऐच्छिक गुणों वाला सियान लगाते हैं। और गुटी यानी लेयरिंग क्या होता है। कलम को सीधे भूमि में लगाने पर उसमें अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। ये नए पौधों में गुण मात्र पौधे के अनुसार होते हैं, ठीक है। चमेली का पौधे में लेयरिंग होता है और ग्राफ्टिंग आम के पेड़ में होता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताइए। कायिक प्रवर्धन से अन्य स्पीसीजों की संख्या नियंत्रित बनी रहती है। संतति पौधे जनक के ही समान होते हैं। इस प्रकार वांछित किस्मों को आनुवांशिक रूप से परिरक्षित रखा जा सकता है ताकि भविष्य में इन्हें प्रयोग किया जा सके। रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है। रजोदर्शन यानी मिनार्च यह अवस्था जब स्त्रियों में रजोधर्म आरंभ होता है जो लगभग 13 वर्ष है और यह स्त्रियों में वह प्रारंभिक अवस्था है जब वे गर्भ धारण कर सकती हैं। और रजोनिवृत्ति
मेनोपॉज यह वह अवस्था है जब स्त्रियों में रजोधर्म बंद हो जाता है। यह अवस्था 45 से 50 वर्ष है। इसके बाद स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर सकती। अगला है कि यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता तो क्या होता है। अंडाणु अंडवाहिनी में एक दिन रहता है तथा शुक्राशय यानी शुक्राणु का इंतजार करता है। इसी बीच गर्भाशय भी भ्रूण को प्राप्त करने व रखने की तैयारी करता है। इसकी भित्तियाँ मोटी और स्पंजी हो जाती हैं। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो सारी तैयारियां व्यर्थ हो जाती हैं और गर्भाशय की भित्तियाँ धीरे धीरे टूटने लगती हैं। फिर आगे है कि तथा रक्त के साथ योनि द्वारा बाहर निकलने लगती हैं। इसे रजोधर्म कहते हैं। यह 2 से 8 दिन तक चलता है। लैंगिक जनन के समय डीएनए का क्या होता है। लैंगिक जनन के समय डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार होती हैं तथा कोशिकीय संरचना में बदलाव आता है। डीएनए की प्रतिकृति का बनना एकदम पूर्णतः यथार्थ नहीं होता। इनमें थोड़ा बहुत भिन्नता होती है। डीएनए के दोनों प्रतिक्रियाओं को अलग होने के लिए अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। जैसे ही नई कोशिकीय संरचना बनती है, डीएनए की प्रतिक्रियाएं अलग हो जाती हैं और इस प्रकार 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। निषेचन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। फर्टिलाइजेशन निषेचन। निषेचन लैंगिक जनन के प्रक्रम नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन, एक अंतः निषेचन। यदि निषेचन मादा शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक, टोड और मछली आदि। अंतः निषेचन यदि निषेचन मादा शरीर के अंदर हो तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, स्तनधारी प्राणी और पक्षी और सरीसृप। कायिक प्रवर्धन तथा लैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। कायिक जनन एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है जिसमें नर तथा मादा नहीं होते। और लैंगिक जनन, इस क्रिया में नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों की आवश्यकता होती है। यह जनन नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से होता है। नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु। इसमें पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। कायिक जनन केवल पौधों में होता है, जबकि लैंगिक जनन उच्च वर्गीय पौधों और जंतु दोनों में होता है। लैंगिक जनन केवल वहीं हो सकता है जहां 2 भिन्न लिंगों वाले एक ही जाति के 2 वयस्क जीव युग्मक बनाते हैं तथा वे दोनों नर और मादा युग्मक शुक्राणु अंडाणु आपस में संलयित होकर युग्मनज यानी जैगोट बनाते हैं। ब्रायोफिलम में प्रजनन पत्तियों द्वारा हो सकता है, जबकि गुलाब में नहीं। क्यों? ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। जब ये कोशिकाएं मृदा यानी मिट्टी में गिर जाती हैं तो इनसे अनेक नए पौधे विकसित हो जाते हैं, जबकि गुलाब की पत्तियों के कोर में इस प्रकार की कलिकाएं विकसित नहीं होती। ये चित्र भी दिखा रखा है। अतः वह ब्रायोफिलम की तरह पत्तियों से विकसित नहीं हो सकती। अलैंगिक जनन के 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। अलैंगिक जनन के लाभ, यह तेजी से होता है और सरल है। समान गुणों के 2 जीवों को उत्पन्न किया जा सकता है। अलैंगिक जनन से हानियां, इससे विभिन्नताएं नहीं आती, अतः विकास संभव नहीं होता है। यदि कोई कमी पैतृक जीवों में है तो वो नए जीवों में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, कोई रोग बीमारियां अगली पीढ़ी में चली जाती हैं अलैंगिक में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में शुक्राशय प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या कार्य होता है। शुक्राशय के कार्य, एपिडिडमिस से शुक्राणु वाहिनी द्वारा शुक्राणु शुक्राशय में आते हैं, जहां ये पूरी तरह परिपक्व होते हैं तथा इनमें कुछ स्राव मिल जाते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि, यह ग्रंथि कुछ विशिष्ट गंध का स्राव करती है जो कि शुक्राशय में मिल जाते हैं। मानव में वर्षण के 2 कार्य लिखिए। मानव में वर्षण के 2 कार्य, शुक्राणु उत्पन्न करना, नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति तथा श्रवण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिक जीवों में जनन अलैंगिक विधि द्वारा कोशिका विभाजन तथा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं
अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तरह से हो सकता है। कुछ एक कोशिक जीवों में जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक जीवी जंतु एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। अधिकतर बहुकोशिक जीवों को जनन करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जीवों में जनन की विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार के जीवों में जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। इस विधि में जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुकोशिक जीवों में नर मादा दोनों चाहिए और एक कोशिक जीवों में एक ही जीव से नए जीव उत्पत्ति हो जाते हैं। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान ग्रहण करती है। अतः किसी प्रजाति यानी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। यदि एक समष्टि अपने आवास के अनुकूल है तथा आवास में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। लेकिन यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होती है तो कुछ जीवित रहने की कुछ संभावना है। उदाहरण के लिए यदि शीतोष्ण यानी ठंडे जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, लेकिन उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं। अगला है प्रजनन क्या होता है और प्रजनन में डीएनए की प्रतिक्रिया का क्या महत्व है। एक तो ये प्रश्न पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अगला है एक लिंगी और उभयलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए लिखना है और इस पुरुष तथा स्त्री में पाए जाने वाले एक एक लैंगिक हार्मोनों का नाम भी लिखना है। तो पहले का उत्तर है कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी अपने समान गुणधर्म वाली दूसरे पीढ़ी को जन्म देती है। प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति का अतिरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अगला है जैसे एक लिंगी, जब किसी जीवधारी में नए नर या मादा जनन अंग पाए जाते हैं अर्थात नर और मादा पृथक पृथक जीवों में होते हैं तो उन्हें एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य। उभयलिंगी या द्विलिंगी, जब नर और मादा जनन अंग एक ही जीवधारी में पाए जाते हैं तो इसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, फीताकृमि आदि। पौधे सामान्यतः उभयलिंगी होते हैं। पुरुष के वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और स्त्रियों के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। दोबारा प्रश्न आ गया है, परागण और निषेचन में कोई अंतर बताना है, तो आप पढ़ लेंगे। और लिखा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना कहाँ निहित होती है और जनन की मूल घटना क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण होता है और जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी का बनना है। ये अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, ये आप खुद पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। एक लिंगी और उभयलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए लिखना है। दोहरी संरचना का क्या अर्थ है, यह किन पौधों में मिलता है, ये आप पढ़ लेंगे। और गुलाब तथा चमेली के पौधे उगाने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाई गुलाब को उगाने के लिए हम कलम लगाएंगे और चमेली को उगाने के लिए हम दाव लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे यहाँ से ये चित्र जो दिख रहा है आपको, उपरोक्त चित्र में परागकण, नर युग्मक, परागनली तथा मादा युग्मक का नाम लिखिए और युग्मनज कैसे बनता है बताना है। ठीक है, तो ये आप चित्र याद कर लेंगे, इसका उत्तर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इजी है। इसमें लिखा है उपयुक्त चित्रों की सहायता से निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अमीबा में द्विखंडन और कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती। तो अमीबा में द्विखंडन, अमीबा एक कोशिक जीव है, वह अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। यह अमीबा का चित्र हो गया। इस विधि में अमीबा का नाभिक सबसे पहले लंबाई में बढ़ता है
और फिर 2 संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। जब कोशिका झिल्ली में एक संकुचन दिखाई देता है जो भीतर तक प्रवेश करके अंततः 2 संतति कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार एक कोशिक जीव से 2 नए जीव की उत्पत्ति होती है। कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती। ब्रायोफिल्म की पत्ती की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मिट्टी में यानी मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, अगला है ऊपर प्रश्न की उपरोक्त चित्र की सहायता से निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन ये दिखा रखा है और हाइड्रा में मुकुलन अभी दिखाएंगे। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है या पुनर्जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर एक उभार विकसित होता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है, जो कि यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला है उपयुक्त चित्र की सहायता से निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो हमारा प्रश्न है जैसे राइजोपस में समासंग यानी बीजाणु। ठीक है, और है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। तो पहले राइजोपस नामक कवक के तंतु से एक रचना विकसित होती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानु के अंदर केंद्रक कई बार विभाजित होता है और नए केंद्रक में से प्रत्येक केंद्रक थोड़े से कोशिका द्रव के साथ एक बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। बीजाणुधानी परिपक्व होकर, ये चित्र याद करना है हमें, ये राइजोपस का बीजाणु का चित्र है, फूट जाता है और बीजाणुओं को मुक्त कर देता है जो भूमि अथवा अधः स्तर पर अंकुरित होकर नए तंतुओं का निर्माण करता है। प्लेनेरिया में बहुखंडन। प्लेनेरिया एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जिसे बहुखंडन कहते हैं। ये चित्र में दिखा रखा है। ये एक केंद्रक था, ये बहुत सारे केंद्रक में बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे सबके चारों कोशिकाएं आ जाती हैं, मतलब कोशिका द्रव आ जाता है और ये फटकर एक साथ में कई को जन्म दे देता है। अगला प्रश्न है मानव में नर जनन तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव में प्रथम नर जनन अंग एक जोड़ा वृषण है जो उदर गुहा के बाहर निकली थैली की तरह आकृति में होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण केवल शुक्राणु ही नहीं बल्कि नर हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। ये चित्र याद कर लेंगे। प्रत्येक वृषण में बहुत सी महीन वाहिकाएं निकलती हैं जिन्हें शुक्रवाहिनी कहते हैं, जो शुक्राणुओं का वहन करती हैं। शुक्रवाहिनी मूत्राशय से आने वाली नली के साथ मिलकर मूत्रमार्ग बनाती हैं। यह मूत्रमार्ग एक पेशी अंग से गुजरता है जिसे सीसन कहते हैं, पेनिस। शुक्राणु तथा मूत्र दोनों एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मानव में स्त्री जनन अंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्त्री जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय होता है जो अंडाशय तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन छोड़ते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अविकसित अंडाणु होते हैं जो वयस्क होने पर विकसित होकर अंडे बनते हैं। यह आपको चित्र याद करना है। फिर प्रत्येक अंडाशय के पास एक कीप के आकार की रचना होती है जो अंडवाहिनी में जाती है। दोनों अंडवाहिनियां एक ही गर्भाशय में खुलती हैं। गर्भाशय योनि वेजिना में खुलता है और स्त्रियों में मूत्रमार्ग तथा योनि छिद्र अलग अलग होता है। पुरुषों तथा स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण वृषण में उत्पन्न टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। लक्षण: शरीर का सुडौल और शक्तिशाली होना, कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारी होना, ये सब परिवर्तन 15 से 18 वर्ष की आयु में होते हैं। स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक लक्षण: अंडाशय में स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण यौनारंभ अवस्था प्रारंभ होती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के कारण निम्नलिखित परिपक्वता होती है। स्तनों की वृद्धि तथा विकास, लिखा हुआ है श्रोणि मेखला तथा नितंबों का चौड़ा होना, कमर का चौड़ा होना यानी आवर्त चक्र या रजोधर्म या ऋतुस्राव या मासिक चक्र का शुरू होना
और बाह्य जनन अंगों का विकास होना। उपयुक्त परिवर्तन लड़कियों में 14 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाते हैं। ठीक है। पुष्प का एक चित्र खींचिए और चार हार को नामांकित कीजिए। पुष्प के अंग बनने वाले युग्मकों के नाम लिखिए। तो नर युग्मक बनने वालों के भाग है परागकोश यानी पुकेसर, और मादा युग्मक बनाने वाले भाग स्त्री केसर, अंडाशय और बीजांड है। ठीक है। और ये चित्र याद करना है। प्लेसेंटा क्या है? गर्भधारण के समय इसकी क्या भूमिका है? प्लेसेंटा एक विशिष्ट ऊतक है जो भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति में जोड़ने का काम करता है। प्लेसेंटा की भूमिका, इसमें विलाई होती है जो सतह का क्षेत्र बढ़ाती है, भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायता करता है और भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को दूर करने में सहायता करता है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? तो अवरोधक विधियां, रासायनिक विधियां, शल्य विधियां। ठीक है, 3 है। तो हम पढ़ते हैं अवरोधक विधियां। इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छादन का उपयोग किया जाता है। ये मैथुन के दौरान मादा जनन अंगों में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। रासायनिक विधियां, इस विधि में स्त्री 2 प्रकार की मुख्य गोलियां और योनि गोलियों का प्रयोग करती हैं। ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन से बनी होती हैं जो अंडाणु को डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती है। शल्य विधियां, इस विधि में पुरुष शुक्रवाहक तथा स्त्री की डिंबवाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट या बांध दिया जाता है। इसे नर नसबंदी या स्त्री नलबंदी कहते हैं। ठीक है। निषेचन कैसे होता है? निषेचन महीने में 1 बार होता है। टिप्पणी कीजिए। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ये ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंडवाहिका से मिल सकते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। परिपक्व अंडाशय प्रति 28 दिन के बाद एक अंड और अंडाणु छोड़ता है, अतः निषेचन महीने में 1 बार होता है। ठीक है।